बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स में। हूं नम्रा तारिक और हमारे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं साद रसूल साहब। आज बल्कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम बैक भी कहते हैं आपको, और साथ ही हमें ज्वाइन कर रही हैं आमिना शेख साहिबा भी। आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो पाकिस्तानियों को मुबारकबाद मैच की, और वो हम डिटेल में उस पर बात भी करेंगे। लेकिन उसके अलावा आप सबको पता है कि तहरीक इंसाफ सियासी मुहाज़राई तो जारी है, और पैदर पे जो है वो शिकस्तें दो चार नज़र आ रही है कुछ हमें सियासी एतबार पे अगर देखा जाए। गुज़िश्ता रोज़ की बात करूँ तो तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करने की कोशिश की, जिसमें ऑब्वियसली वो कुछ हद तक ज़रूर कामयाब भी हुए होंगे। लेकिन कारकुनान कुछ जो है वो हमें नाउम्मीद नज़र आते हैं। जब जलसे के बाद भी देखा गया, कुछ कारकुनान वो शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अब कौन सी कॉल का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कल के जलसे में भी अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि इमरान खान ने इसी महीने में तारीख देनी है और हम अपनी सियासी हिकमत अमली के साथ आगे आएंगे और आप लोगों को मजीद मुतहर्रिक करने की कोशिश की जाएगी। सो ये सवाल लिए चलेंगे जरूर अपने जो गेस्ट है उनके पास कि ये क्या चाह रही है तहरीक इंसाफ और अब कौन सी कॉल का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मौलाना फजलुर रहमान और बानी पीटीआई की जो मुलाकात की चैमगोइयां थी वो भी ज़ेर गर्दिश हैं। लेकिन JUIFA की जानिब से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि उनके तर्जुमान ने इस बात की तरदीद कर दी है कि हमने कोई ऐसी बात इस वक्त नहीं सोची है कि मुलाकात हो। अब तहरीक इंसाफ ने, जो इससे पहले मुझे एकदम से याद आ गया ये बात करते हुए कि असद कैसर साहब ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की कोई बात कर रहे थे, तो क्या अब इनकार के बाद JUIF की तरफ से जब इनकार हो चुका है तो क्या ये अलायंस बनना मुमकिन हो पाएगा तहरीक इंसाफ के लिए या नहीं, ये भी हम आज के प्रोग्राम में देखेंगे। उसके अलावा जी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, जब दूसरे हिस्से में जाएंगे तो कि पंजाब में इस वक्त या दीगर शहरों में, खासतौर पर लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, अफसोसनाक है। सर्दियाँ जैसे ही शुरू हुई तो ये हालत जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। लाहौर पर्टिकुलरली शदीद लपेट में आ चुका है, इस वक्त दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नंबर 1 पे है। जहाँ सुबह सवेरे अगर देखा जाए तो शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 753 रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनमें शरह 1000 से भी ज़ायद है। स्मोक बढ़ने के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियां बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल्स में भी रश बढ़ता चला जा रहा है। ग्रीन लॉकडाउन तो लगाया गया हुकूमत की तरफ से, मजीद इकदाम भी हुए हैं, लेकिन क्या ये इकदाम काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं, ये भी प्रोग्राम में आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। और फिर इसके अलावा क्या कुछ किया जा सकता है इस सब सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए। और फिर प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे जी क्रिकेट के हवाले से, जैसे मैंने पहले आपसे प्रॉमिस किया भी था कि क्रिकेट की दुनिया से जहां पाकिस्तान ने आज ऑस्ट्रेलिया को 22 साल के बाद होम ग्राउंड में शिकस्त दे दिया, शिकस्त से दो चार किया। आज फिर 19 जून की याद आ गई 2002 की, जहां पे कुछ यादें ताज़ा हुई हैं। पाकिस्तान ने पहली मरतबा बाहमी एक रोज़ा सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में शिकस्त से दो चार किया था, और आज तारीख में दूसरी मरतबा ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया ही में शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन ये जो दोनों मौके जिनका मैंने जिक्र किया 2002 का और 2024 अभी चल रहा है, इन मौकों में फ़र्क ये कि 2002 में ऑस्ट्रेलिया जीत के बहुत करीब था, लेकिन अभी हमने उनको जीत के करीब भी नहीं जाने दिया। ये बहुत अच्छी बात हो गई है, जीत के करीब भी नहीं जा सके। ये हमारे टॉपिक्स हैं। वंस अगेन वेलकम। साथ साथ सबसे पहले तो आते हैं सियासत पे। अब जो कारकुनान की बात है, जो उनकी शिकायत है, वो वैलिड नजर आती है, क्योंकि अब लगता है कि उनका वोटर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम लोग अपनी जान की बाजी लगा के यहाँ पे आते हैं। देखिए, मेरे ख्याल में क्राइसिस है थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी का पीटीआई की लीडरशिप के अंदर। एक नहीं, दो नहीं, बेतहाशा दफ़ा इस तरह हो चुका है। कम से कम 3 या 4 तो हम गिन सकते हैं। ख्वाह पिंडी का जलसा हो जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहब वक्त पे नहीं पहुंच सके, ख्वाह लाहौर का जलसा हो जहां पे उनको आने में दिक्कत हुई, ख्वाह इस्लामाबाद का जलसा हो जहां वो कपड़े चेंज करने के लिए चाय पीने के लिए गए और फिर किसी को पता नहीं चला। इन मतवातर चीज़ों के बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि अनडाउटेडली इस वक्त पॉपुलिज्म के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी है, अगर सबसे बड़ी पार्टी नहीं भी, वैसे तो सबसे बड़ी पार्टी है मेरा ख्याल है पॉपुलिज्म के अंदर, लेकिन कम से कम एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पाकिस्तान की पॉपुलेशन की परसेंटेज उनको फॉलो करती है। लेकिन ये कनेक्शन उनके फॉलोअर्स का, पीटीआई के फॉलोअर्स का और इमरान खान साहब का लगता है। ये कनेक्शन कोई अली अमीन गंडापुर साहब के साथ नहीं है, ये कनेक्शन बैरिस्टर गौहर के साथ नहीं लगता, ये कनेक्शन शेख वकास साहब के साथ नहीं लगता। वो तमाम लोग इमरान खान साहब का पॉलिटिकल कैपिटल इस्तेमाल कर रहे हैं।
मेरे ख्याल में इसके अंदर तो अभी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को काफ़ी तकदो करनी पड़ेगी इस बात के अंदर कि वो वापस अपने सपोर्टर्स को कायल करें कि आप हमारे साथ निकलने और मर मिटने का जो भी वादा अली अमीन गंडापुर साहब और दीगर लोग कर रहे हैं वो करें। मेरे ख्याल में इससे हाफ वादे के ऊपर भी एक हल्के से इशारे पे भी इमरान खान साहब के अगर वो मौजूद होते या वो ये वाला इस तरह की कोई बात कर रहे होते तो लोग बिलीव भी करते, एक रिस्पांस भी देते। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब के बाद जो पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त उसके करता धरता है, उनकी अपनी माजी की कारकर्दगियों की वजह से, उनके अपने माजी के वादा खिलाफियों की वजह से या उनके अपनी इस तरह की चीज़ों की वजह से जिन पे लोगों ने उन पे शक किया, एक क्राइसिस है क्रेडिबिलिटी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। अब इसको वो कैसे ठीक करते हैं? क्या इसी लीडरशिप के साथ करेंगे? क्या इमरान खान साहब का कोई नया पैगाम आएगा? हुकूमत ऑन द अदर हैंड मेरे ख्याल में इज प्लेइंग विद फायर। आप अगर देखें जब भी पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक के अंदर भी जब अवाम में कुछ मायूसी पैदा हुई या अवाम में गुस्सा पैदा हुआ, तो हमने दीगर ममालिक के अंदर देखा कि उनको किसी लीडरशिप की भी जरूरत नहीं थी। तुनीजिया के अंदर जब अरब स्प्रिंग शुरू हुआ तो एक फ्रूट सेलर था जिससे पुलिस वाले ने उसकी उस दिन की कमाई जोर से ले ली, उसने अपने आप को आग लगा दी और यहाँ से अरब स्प्रिंग शुरू हो गया। बांग्लादेश के अंदर 4 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने प्रोटेस्ट शुरू की, जिसके बाद एक को गोली लगी, उसकी तस्वीर एक सिंबल बन गई, बांग्लादेश के अंदर अपहीवल आ गया। जब श्रीलंका के अंदर एक पॉलिटिकल अपहीवल हुआ तो उस पॉलिटिकल अपहीवल को कोई लीडरशिप कंट्रोल नहीं कर रही थी, कोई ऐसा लीडर नहीं था जो उसको मोबिलाइज कर रहा था। अवाम का गुस्सा उमड़ पड़ा सड़कों के ऊपर अपनी लीडरशिप से या अपनी पॉलिटिकल गवर्नेंस के साथ। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक रियल क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हुकूमत की दिन अच्छे आ गए हैं या हुकूमत के लिए कोई बहुत अच्छी बात है। जो अवाम का गुस्सा है, जो अवाम की मायूसी है, जो अवाम की पसपाई है, जो हमें सोशल मीडिया पे, पोल्स में, दीगर जगहों पे नजर आती है, सड़कों पे नजर आती है, किसी का कोई सर्वे आप उठा के देख लें, वो गुस्सा रियल है। अब सवाल यह है कि ऑपोजिशन के अंदर से पीटीआई या दीगर जमातों में से कोई उसको चैनल करके पॉलिटिकल चेंज ला सकेगा या नहीं ला सकेगा, ये रियल क्वेश्चन। आमिना, आपकी इस पे क्या राय है? बड़ी खूबसूरत अंदाज में वैसे एक्सप्लेन किया साथ साहब ने कि व्हेन इट कम्स टू पीपल तो वो चेंज ला सकते हैं, और वो गुस्सा इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोगों में, वही मैं जो बात कर रही हूँ कि वो नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि अब वो इल्जाम लगाना शुरू कर दिया उन्होंने, कारकुनान ने भी, इवन अली अमीन गंडापुर पे, कि ये कॉम्प्रोमाइज है। ख्वाजा आसिफ का भी रात का बयान अगर आप देखें तो वो ये कहते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? तहरीक इंसाफ करना क्या चाह रही है? अच्छा, नम्रा, थैंक यू वेरी मच। इसके 2 पार्ट्स हैं एक्चुअली। साद साहब ने बड़ी खूबसूरती से, पहले जब इन्होंने बात करना शुरू की मुझे बड़ी खुशी हुई कि फॉर अ चेंज ये भी कभी तहरीक इंसाफ की किसी गलती की निशानदही शायद आज करने लगे, लेकिन फिर इन्होंने खान साहब को, तहरीक इंसाफ की मेरी गलतियों की निशानदही की ना, रील्स और क्लिप्स सारे सोशल मीडिया पे चल रही हैं। तहरीक इंसाफ का मैं हिस्सा नहीं हूँ। No, I know that, but you have a soft corner. हम कानून और आइन की वजह से गुजारिश है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है, उसको अगर कोई ऑपोजिशन भी ना मिले तो उसको इस बात का इदराक होना चाहिए कि गरीब आदमी गुस्से में आपसे, गरीब आदमी आपसे सहमत नहीं है। पीटीआई की लीडरशिप अगर सब भी आज पाकिस्तान में जमीन बोस हो जाए, कोई पीटीआई का नामो निशान ना हो, तो भी लोग जो आपकी गवर्नेंस से मुतनफ़र हैं, इसको क्या करेंगे? मैं लेट मी कमेंट ऑन दैट। लेकिन इन्होंने साथ ही मेंशन किया कि जी इमरान खान साहब अगर होते तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। अगर इमरान खान साहब जलसे की कॉल देते। मैं कल जब देख रही थी कल अली अमीन गंडापुर की, जो आजकल उनके ऑब्वियसली सुप्रीम लीडर वही बने हुए हैं बिकॉज वो चीफ मिनिस्टर भी हैं एक सूबे के, उन्होंने जो बातें की, उन्होंने कहा कि जी हम सर पे कफन बांध के आएंगे, और साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जिस कॉल की इन्होंने भी जिक्र किया कि इमरान खान साहब खुद एक आखिरी कॉल देंगे, आप लोग अभी से तैयारी कर लें, कपड़े बांध लें, सर पे कफन बांध लें, और हम वो लेके निकलेंगे और फिर उनकी रिहाई करा के ही वापस आएंगे। राइट? अब अनफॉर्चुनेटली ये मुझे ना ऐसे लग रहा है कि जिस तरह इट्स 2014 ऑल ओवर अगेन
10 years later. क्योंकि इमरान खान साहब 2014 में भी जब जलसा और धरना कर रहे थे तो उस वक्त भी वो यही कहते थे कि अब मैं आखिरी कॉल दूंगा, अब एम्पायर की उंगली उठेगी, अब ये हुकूमत नहीं रहेगी. अल्हम्दुलिल्लाह ना उस वक्त हुकूमत कहीं गई और आज तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि उस वक्त तो वो उनकी आखिरी कॉल से शायद उनका जिक्र, उनको जनरल फैज की जो कॉल आनी थी शायद वो उसकी तरफ इशारा कर रहे होते थे. अब तो ना जनरल फैज हैं जो कॉल करके उनकी आखिरी कॉल को मजबूत बना देंगे. तो बात ये कि all of this I don't see anything more than कि ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन, इंतशार फैलाना, नेगेटिविटी फैलाना. आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है, बट मेरा सवाल ये है कि क्या वो मुश्किल वक्त PMLN का दिया हुआ है या वो मुश्किल वक्त उन हुकूमतों का दिया हुआ है जो पिछले 5 साल पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई थी. और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस बात के लिए एफर्ट कर रही है कि उस मुश्किल वक्त से आवाम को निकाले, तो क्या एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी का ये हक बनता है कि वो अपनी आवाम की बेहतरी सोचें, अपने मुल्क की बेहतरी सोचें, अपने लोगों की बेहतरी सोचें, या उनका ये हक बनता है कि उस आवाम की मुश्किलों को अनड्यू तरीके से यूज करें अपनी फेवर के अंदर, जलाओ घराओ की सियासत करने के लिए उनको यूज करें, और अवाम और गवर्नमेंट्स के अंदर का जो गैप है उसको भी बढ़ाएं जिससे पाकिस्तान डैमेज होगा. उससे हम वी आर नॉट गेनिंग एनीथिंग गुड आउट ऑफ दीस लास्ट कॉल्स. आपका पॉइंट ये है कि इसका कोई फायदा नहीं है, तहरीक इंसाफ को भी नहीं होने जा रहा, किसी को भी कोई फायदा नहीं होने जा रहा. ना मुझे ये बताएं कि क्या, मेरा मुझे ये बताएं कि क्या ये जो कुछ ये कर रहे हैं, क्या सर पे कफन बांधे? इन्होंने तो एक दफा कब्रें भी खोदी थी. क्या इनकी कब्रें खोदने से हुकूमत कहीं चली गई? सिर्फ नुकसान क्या हुआ? पाकिस्तान की इकोनॉमी का नुकसान हुआ, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का नुकसान हुआ, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस का नुकसान हुआ. इनकी कब्रों और कफनों से और किसी चीज में कोई बेहतरी नहीं आई. यही आमिना वाला पॉइंट ऐड कीजिएगा कि अगर तारीख को भी देखा जाए तो हुकूमतें सिर्फ एहतजाजी तहरीक से नहीं गिरी हैं कभी पाकिस्तान में पर्टिकुलरली. मैं तो इसमें आपकी इजाजत से गुजारिश करूं. सबसे पहले तो मैं मैडम की थोड़ी सी उनकी इजाजत से इस्लाह करता चलूं कि 2013-14 के जिस धरने की बात कर रहे हैं उस वक्त मेरा ख्याल है जनरल फैज साहब एक ब्रिगेडियर थे और कहीं पे भी तैनात नहीं हुए थे. तो जो 2013-14 की आप बात कर रही हैं, उसके बाद आपने कहा, अभी हम इसको रिप्ले कर सकते हैं. आपने कहा 2014 की के धरने के अंदर शायद जनरल फैज की उंगली, और जनरल फैज के साथ जो कानून के अंदर हो रहा है वो होना चाहिए, लेकिन सिर्फ हम तारीख की इस्लाह करते चलें कि 2014 के अंदर कोई जनरल फैज मौजूद नहीं थे. आप तारीख को लोगों के सामने इस तरह ना बयान करें कि जिससे थोड़ी सी मिसरिप्रेजेंटेशन. आई एग्री विद यू, लेकिन इसीलिए उनकी कॉल उस वक्त वो कामयाब नहीं हुई. जब फाइनली जनरल फैज की कॉल आई तो वो कामयाब हो गए ना लास्ट कॉल. जरूर. एक गुजारिश और दूसरा, मैडम ने कहा कि जिन्होंने पिछले 5 साल से जिनको हुकूमत में मुसल्लत किया गया, जरा गिन लेते हैं ना कि पिछले 5 साल में कौन कौन हुकूमत में था. आप यहां से गिनना शुरू करें. ना सिर्फ पिछले 5 साल में से 3.5 साल मैडम की हुकूमत रही, बल्कि अगर आप इसको अगर आप 1985 से शुरू कर दें तो पिछले 40 साल में से एक मुशर्रफ साहब का टाइम अगर उतार दें तो या मैडम की हुकूमत रही या मैडम के इत्तेहादियों की हुकूमत रही. 16 months and that was also not PMLN government. 16 months was PDM government. सॉरी मैडम, ऐसे ना करें. PMLN का एक बड़ा माइनर रोल था. मैडम ऐसे ना करें. 1985 से 1988 तक आपकी इत्तेहादी की गवर्नमेंट रही. 1988 से आज से कंपेयर कर लेना. दैट इज द पॉइंट. मैं तो कह रही हूँ कि हमारी हुकूमत की लेकिन हालात बहुत अच्छे थे. अगर हम बात पूरी कर लेना, अगर मैं बात पूरी कर सकूं, आप आवाम को अब इस बात पे बेवकूफ नहीं बना सकते कि जिन लोगों ने 36 महीने या 40 महीने हुकूमत की उनका सारा कसूर है इकोनॉमी का, और जिन्होंने पिछले 40 में से 35 साल हुकूमत की उनका कोई कसूर नहीं है, जो पिछले 3.5 साल से भी 4 साल से हुकूमत कर रहे हैं. देखिए, हमने सियासत की और सियासतदानों की तौकीर खुद खत्म की इस तरह के झूठ बोल के, ये कह के कि असल में तो वो लोग जो 40 में से 35 साल हुकूमत करते रहे उनका कोई कसूर नहीं है, जिनका दरमियान में से 36 महीने पे हुकूमत आई और वो भी 4 साल पहले आई थी या 3.5 साल पहले आई थी. 3 साल से आप लोग अब खुद वापस बरजमान हैं माशाल्लाह. अगले 10 साल का भी आपने प्लान बना लिया है. लोग इस तरह की बात सुन के टेलीविजन चैनल चेंज कर देते हैं कि ये कोई करने वाली बात है. 2 गुजारिशात हैं. आप अपनी सियासी इख्तलाफात पीटीआई के साथ जरूर करें. मैं तो आपको पहले सेगमेंट में भी कह चुका हूं कि आप कोशिश करें ज़मीबोज़ कर दें पीटीआई को भी और 70-80% पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो उनके साथ है उनको भी. लेकिन उसके बाद जो पीछे बच जाएंगे ना, उन लोगों के साथ सच बोलिएगा. उन लोगों को सच बात बताइएगा कि कैसे हिलरी क्लिंटन की कॉल के ऊपर आपकी गवर्नमेंट बनी. जो मैं और आप नहीं कह रहे, वो सेनेट हेयरिंग के अंदर कह चुकी हैं कि आपकी हुकूमत को नवाज शरीफ साहब को अमेरिका के कहने पे भेजा गया. जिन पार्टीज ने
इस मुल्क को यहां तक लेके आए हैं, वो जरूर अपनी सियासी तनकीद करें पीटीआई के ऊपर, अपने मुखालफिन के ऊपर, लेकिन वो आवाम को जब आप सच नहीं बताएंगे कि इसमें हमारा भी कसूर था, दूसरी पार्टी का भी कसूर हो सकता है, हम भी बेहतरी करने की कोशिश करेंगे, उनको भी बेहतरी करनी चाहिए, अगर आप ये बात नहीं बताएंगे, लोग बात अच्छा, नहीं मानते। मुझे क्वेश्चन पूछने दीजिएगा, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ, आपका पॉइंट भी ऐड करती हूँ। आमना साहब, कल की जो बातचीत हुई है, जितने भी रहनुमा आए तहरीक इंसाफ की, उन्होंने जो बातचीत की, उसे अंडरस्टैंड मैं जो कर सकी वो यही कि ये सिर्फ एहतजाजी तहरीक के साथ ही आगे आएंगे। अब यहाँ पे जो इनका अपना वोटर है वो डिसअपॉइंटेड नजर आता है, क्योंकि ये तो स्ट्रेटेजी इनकी काफी पहले से चली आ रही है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि वोटर डिसअपॉइंटेड है या फिर फ्यूचर में हो सकता है? बिल्कुल है। देखिए, मैं तो उन लोगों में से हूँ, एक सियासी तालिब इल्म के तौर पे, कानूनी तालिब इल्म के तौर पे, जिनका एक जमाने में, अब से कुछ अर्सा पहले, ज्यादा उम्मीद थी कि शायद जो पीटीआई की लीडरशिप बाहर है वो कोई कंसर्टेड पॉलिटिकल स्ट्रगल कर सकेगी, जिसमें आपको, मुझे, हर शख्स को, वो तमाम लोग जो इस हुकूमत की वज़न के नीचे, मईशत के वज़न के नीचे, बदअमनी के वज़न के नीचे, स्मॉग के वज़न के नीचे, आटा महंगा होने की जो पिस रहे हैं, उनको मोबिलाइज करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने अपने वर्कर्स को बहुत डिसअपॉइंट किया है, लेकिन इस बात को तस्लीम करते हुए हमें दूसरी बात को भी तस्लीम करना चाहिए कि इस पीटीआई की लीडरशिप ने अपने वर्कर्स को मोबिलाइजेशन में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट जरूर किया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि लोग गवर्नमेंट के साथ खुश हैं। इसका यह मतलब नहीं कि लोगों का ख्याल है कि जो 36 महीने के लिए गवर्नमेंट आई थी, मईशत सारी उन्होंने खराब की है। उस वक्त तो 6.1 ग्रोथ रेट चल रहा था। इस वक्त आप मुझे बताइए 1.8 2.1 के दरमियान आपका ग्रोथ रेट चलता है। इस तरह ना करें। आखिरी जुमला, आपने खुद जो मईशत के इजारे जारी किए, जो आपकी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने जारी किए, उन्होंने खुद लिख के बताया कि इमरान खान साहब के वक्त 6.1 के ऊपर इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, हमारे वक्त 2.1 के ऊपर कर रही है, 1.8 तक भी गई। तो लोगों को इसमें बेवकूफ ना बनाए, सच बताएं। ठीक है, आप आवाम की और सपोर्टर्स के खुश होने की बात कर रहे हैं, और आप ये बात कर रहे हैं कि जी वो लोग क्यों परेशान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बेचारी आवाम ने पता नहीं कितने कितने पैसे खर्च करके अपनी गाड़ियों के पीछे एब्सोल्युटली नॉट लिखवा लिया इमरान खान की तस्वीर के साथ, अपनी टी शर्ट्स प्रिंट करा के एब्सोल्युटली नॉट पहन लिया, थिंकिंग कि जी हमारा लीडर जो है उसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा है। और आज उसी जलसे के अंदर अमेरिका के झंडे लहराए जा रहे हैं, और आज उसी लीडर की रिहाई के लिए कहा जा रहा है कि हम अमेरिका के पांव पकड़ेंगे कि हमारे मेहरबानी करो, हमारे लीडर को रिहा करा दो। तो मुझे ये बताएं कि वो बेचारा सपोर्टर क्या करे और किस बात पे यकीन करे और किस बात के लिए खुश हो कि वो लीडर जो लोग अवाम को ये मुझे कह रहे हैं कि आप कुछ और ना बताएं और आप बता कुछ और रहे हैं और गलत बयानी कर रहे हैं। हम तो कोई गलत बयानी नहीं कर रहे। हम तो जिस एजेंडा पे आज से इन्होंने जैसे कहा 1985 में भी अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, हम 2024 में भी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट बात ये, इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर हिम बिकॉज ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज वेरी कन्वीनियंट ऑफ हिम टू सिट हियर एंड से कि जी बिल्कुल आप लोग गलत कर रहे हैं, आपको दोनों पार्टीज को साथ। हमसे ये पूछें कि जब हमारी चीफ मिनिस्टर, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार उनके पास जाते हैं, जाके उनको ये कहते हैं कि जी मेहरबानी करें, आए मुल्क और अवाम के मफाद में काम करें, साथ बैठ के काम करते हैं, और वो जूता टेबल के ऊपर रखते हैं पार्लियामेंट की और कागज फाड़ के फेंकते हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती कराते हैं, उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि पीएमएलएन ने कह दिया कि पीटीआई का जलसा जो है वो गलत है। मेरा क्वेश्चन भी एड्रेस कर दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी से जरूर बाहर निकल के आके इस्लामाबाद पे जो भी उनकी होगी धावा बोलेगी, जलसा करना चाहते हैं या जिस तरह से भी आप उसको, यू कैन पुट इट हाउएवर यू लाइक इट, केपी से बाहर निकलने के लिए अगर वो इरादा रखते हैं तो हुकूमत तैयार है? देखिए, तैयारी से आपकी क्या मुराद है? क्या आप ये कहते हैं, क्या आप ये पहली बात है, थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दैट, मुझे ये बताएं कि क्या ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला जलसा होगा जिसके लिए रास्ते रोके जाएंगे या कंटेनर्स रखे जाएंगे या एक सिक्योरिटी प्लान बनाया जाएगा? ये हमेशा रखा जाता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरी पर्सनल कैपेसिटी में, आई फील कि हुकूमत जो इकदामात ले रही है वो कम है। इस तरह की इंतशार पसंद ही, दे आर नॉट अ पोलिटिकल पार्टी अनफॉर्चुनेटली, दे आर अ कल्ट।
اور اگر ایک کلٹ جو ہے جو آ کے ہماری قومی تنصیبات پہ حملے کرے گا, جو ہمارے بچوں کا اسکول, مطلب ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, ہم ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں, یہ ہر دوسرے دن آ کے راستے روک دیتے ہیں, جلاؤ گراؤ کرتے ہیں, سڑکوں پہ درخت تک جلاتے ہیں. ہم آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ اسموگ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں, بلو ایریا پہ سارے درخت اس پارٹی نے جلا دیا, اور آپ سمجھتے ہیں مطلب کہ ابھی اس بھی پارٹی کے حکومت جو ہے وہ اپنی تیاری سے حکومت اگر یہ پہلے بھی بات بڑی کلیئرلی بتا دی گئی ہے, اور اب تو یہ پارٹ آف لا ہے, اگر ان کو اجازت ملے گی تو یہ ضرور آئیں گے, جلسہ کریں. اگر یہ بغیر اجازت کے کریں گے تو دے آر لائبل ٹو آل دی لیگل کانسیکوینسز. 6 منتھس کے بعد آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے طور سے؟ اگر دیکھا جائے خاص طور پہ ٹرمپ حکومت آ جائے گی, جو ان کا ایک وہ ہے کہ ایک امید ہے. میں صرف گزارش کروں کہ ہمیں پاکستان کے اندر ٹرمپ کی حکومت سے کوئی امید نہیں ہونی چاہیے. خواہ ٹرمپ کی حکومت ہو, خواہ کاملا ہیرس کی حکومت ہو, جو بائیڈن کی حکومت ہو, پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے. ہمارا تو ٹوٹل, میرے جیسے ایک شہری کا جس کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے سوائے ٹو سی دی ڈیموکریٹک پروسیس جو چل رہا ہے, پاکستان کا کوئی فیصلہ بھی, جس طرح ہلری کلنٹن نے فون کر کے نواز شریف صاحب کو 2009 کے اندر کہا, اپنی کتاب میں لکھا, سینٹ کی ہیئرنگ میں کہا کہ ہماری بات ہوئی تھی کہ آپ واپس آ جائیں, نیکسٹ گورنمنٹ آپ کی ہوگی. اس طرح کے تمام چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں نہ ہو. پاکستان کی عوام پاکستان کے فیصلے کرے. سے ہی لے کے آج تک ہماری ایک ہسٹری تو ہے امریکہ کے لیکن ساتھ, بالکل ہے, اور ہم ایک انٹرنیشنل پول کا حصہ ہیں, لیکن پاکستان کے سیاسی فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے. مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا, اور سوری بصد احترام, بہت افسوس ہے اس بات کا کہ حکومت کی پارٹی کی ایک ریپرزینٹیٹیو یہ کہہ رہی ہیں, اور میں ان کا نیچرلی آئی ہیو اے گریٹ فانڈنس فار ہر, کہ ہمیشہ سے چیزیں بند کی گئی ہیں, سڑکیں بند کی گئی ہیں, دیگر چیزیں کی گئی ہیں جب بھی جلسے جلوس کیے گئے. سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیشہ سے نہیں کی گئی. جب بلاول صاحب کا لانگ مارچ چل رہا تھا تو کوئی سڑکیں بند نہیں ہوئی تھی, کوئی سڑکیں کھودی نہیں گئی تھی. جی میں سوری, گزارش ایک منٹ, اب وہ تو میم اب کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ عوام کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں, اگر آپ کے خیال میں جو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کو روکنا چاہیے, یہ حکومت کا کام ہے کہ ہم عوام کی آواز کو روکیں گے. بھئی وہ 5 بندے بھی ہوں, آپ ان کی بات تو سن لیں, وہ کیا رہے ہیں آپ سے. آپ اگر آپ کو نہیں پسند ایبسولوٹلی ناٹ, سڑکوں کی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا, میڈم نے بالکل درست کہا, شاید کسی کو بھی نہیں پسند, تو مجھے بتائیں نا کتنی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ ہماری پاکستان میں تو کیا, باہر تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹیز نہیں ہیں. جب لکھا ہی نہیں ہوا, لوگوں کی اس میں رسائی نہیں ہے, لوگ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں, تو آپ مہربانی کر کے کوئی ایسی بات تو کریں جو لوگ اپنی گاڑی کے پیچھے چھاپنے کو تیار ہوں. آپ کی لیڈرشپ 40 سال سے مسلط ہے, ایک چیز نہیں ہے جو لوگوں نے گاڑی کے پیچھے لکھی ہو. آپ کم از کم لوگوں کو انگیج تو کریں. آپ کہیں گے کہ یہ بلوائی ہیں, یہ ٹیررسٹ ہیں, یہ فلانے ہیں, وہ آپ کے لوگ ہیں, یہ اس ملک کا یوتھ ہے, اس سے بات تو کریں. چلیں ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین, گفتگو کا یہ سلسلہ ہمارا جائے بریک کے بعد, اور امپورٹنٹ ڈسکشن ہونے جا رہی ہے اسموک سے متعلق, سو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. ابھی ہم بات کرنے لگے ہیں کچھ اسموک کے حوالے سے. یہ صورتحال تشویشناک تو ہے ہی, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم 20 سال پہلے دیکھ لیتے ہیں, 15 سال پہلے دیکھ لیں, تو شاید یہ لفظ بھی ہمیں سنائی نہیں دیتا تھا. لیکن ابھی ہماری سانسوں کے اندر بھی یہ لفظ آ چکا ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس کی بہت سے ریزنز ہیں. اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اگر ہم سڑکوں پہ آ جائیں تو وہاں پہ گاڑیوں کا جو نمبر ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے, اور اس میں زیادہ تر جو گاڑیاں ہیں وہ ڈیزل سے چلنے والی مال بردار گاڑیاں ہیں. سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے وہ اس میں وہ شاید یہ ٹریفک بھی ہے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو بے شمار لوگ جو ہے وہ توانائی کے لیے, توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت ہی سستے قسم کے ایندھن کا استعمال کرتے ہیں, جو کہ پور کوالٹی تو ہوتا ہی ہے. وہ اس کی وجہ سے پھر ہوتا یہ کہ زیادہ تر آلودگی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور حکومتیں جو ہے بائی دا وے وہ ہمیشہ سے اس بات پہ غور و فکر کرتی رہی ہیں, بڑا ان کا فوکس رہا ہے اس چیز پہ کہ قدرتی گیس کا استعمال جو ہے اس کو ممکن بنایا جائے. لیکن پاکستان میں یہ ممکن نہیں ہو پایا ہے. اگر میں کسی ایک بڑی پرسنٹیج تک کہوں تو ایٹ لیسٹ وہاں تک نہیں ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے ریزنز ہیں, کچھ اینتھروپوجینک فیکٹرز بھی ہیں اس میں. ہم کمبشن اگر دیکھ لیں, وہ ہو گیا کیمیکل یا پھر پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز وغیرہ. تو یہ بہت سے فیکٹرز ہیں جو مل کے اس وقت اسموک کا جو نمبر ہے یا ریشو ہے
वो बढ़ा रहा है पाकिस्तान में भी। इसके अलावा भारत की तरफ से भी बहुत मसाइल का सामना है पाकिस्तान को, और उसकी वजह से हम सब लोग इस वक्त बीमार हैं और बहुत परेशान भी हैं। साथ साथ पाकिस्तान में नींद ज़रूर मौजूद है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997, इसके अलावा दीगर, मैंने आज इस पर रिसर्च करने की कोशिश की कि भाई हमारे पास कौन कौन से लॉज मौजूद हैं। बहुत लॉज मौजूद हैं। क्या वजह है कि हम ये इम्प्लीमेंटेशन सही तरह से नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ये मसला बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, इससे पहले कि मैडम आपको बताएं कि इमरान खान साहब की वजह से स्मॉग है, मैं एक दो कानूनी और रैशनल बातें करता हूँ। शायद इमरान खान साहब की वजह से या पीटीआई की लीडरशिप की वजह से या उनके सपोर्टर्स की वजह से पंजाब में फॉग हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर एक से ज्यादा कानून साजी हुई स्मॉग के लिए। कानून साजी तो बहुत सारी चीजों के ऊपर होती है। कानून तो 1860 में से हमारा कानून है जो कहता है कि आप किसी को मर्डर नहीं कर सकते, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मर्डर नहीं हो रहा। कानून के लिख देने से तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, कानून की इम्प्लीमेंटेशन सेपरेटली करनी पड़ती है। 2 दफा लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर सीरियस कार्रवाई की। एक दफा मैडम के सबसे पसंदीदा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने की थी। शायद उनका कसूर हो, कुछ मेरा ख्याल है पीटीआई का कसूर होगा स्मॉग का, और कुछ मंसूर अली शाह साहब का कसूर होगा लाहौर की स्मॉग का। लेकिन एक दफा उन्होंने बड़ी सीरियस डिलिब्रेशन की अदालत के अंदर, जब वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, प्रोसीजर्स ले डाउन किए, भट्टे कब बंद होंगे, अक्टूबर के अंदर भट्टे क्लिनिक्स जो हैं वो सारी बंद हो जाएंगी, कितनी गाड़ियां चल सकेंगी, व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, उसको मोटर पुलिस, उसको ट्रैफिक पुलिस कैसे रेगुलेट करेगी, इसके ऊपर एक पूरा स्ट्रक्चर बना। उसके बाद वापस ये वाला मुकदमा आर्ग्यू हुआ। जस्टिस शाहिद करीम और दीगर कुछ जज साहिबान थे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जिन्होंने वापस इसके ऊपर उन्हीं प्रोसीजर्स को मजीद ऑगमेंट किया जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट में मौजूद थे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझसे बेहतर खबरों को फॉलो करती हैं। जब तक स्मॉग इस लेवल पे नहीं पहुंची, हम सबको पता था कि स्मॉग आ रही है, अक्टूबर में आएगी, नवंबर में आएगी, वहां से शुरू हो जाएगी। क्या आपने पिछले 8 महीने में पंजाब हुकूमत के नाम से स्मॉग के लफ्ज एक दफा भी सुना? क्या आपने जून में सुना कि हम अक्टूबर में ये करने जा रहे हैं, हमारा ये प्लान है? भाई, जब आपकी तमाम पॉलिसी रिएक्टिव होगी कि आज स्मॉग होगी तो स्कूल बंद कर दें, लेकिन ये नहीं फिगर आउट करना कि महीने बाद जब स्मॉग होगी तो उसका आज से कोई सद्देबाब कर लें। कानून, पॉलिसीज जब तक रिएक्टिव होंगी, प्रोस्पेक्टिव नहीं होंगी, जब तक वो प्लानिंग नहीं करेंगी, जब तक हम आगे अगली इस विंटर्स का तो हम स्मॉग में कुछ नहीं कर सकते। अब तो हो गई है, स्मॉग मौजूद है इस वक्त, लेकिन हमारा अगले साल का क्या प्लान है? इसको 10% कैसे रिड्यूस करेंगे, 5% कैसे रिड्यूस करेंगे, 5 साल में 50% कैसे रिड्यूस करेंगे, 10 साल में खत्म कैसे करेंगे? इसके ऊपर एक बात आपने मुस्बत नहीं देखी। हाँ, अब मीटिंग्स हो रही होंगी, जैसे ही चीफ सेक्रेटरी साहब और चीफ मिनिस्टर साहिबा जो इज्जत अफजाई स्विट्जरलैंड के अंदर हो रही है, हमने सोशल मीडिया पे देखी, उससे वापस आएंगे तो वो इसके ऊपर एक बड़ी इंतजामी टाइप जबरदस्त एक मीटिंग होगी। हो सकता है 2 बंदे भी सस्पेंड कर दिए जाएं और एक आध बंदे को, लेकिन आप बताइए कि आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? ये कोई रिएक्टिव पॉलिसी नहीं है, इस पे प्रोस्पेक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए। अच्छा हो, वैसे तो बहुत अच्छा हो कि अगर पीटीआई इस मुल्क से खत्म हो जाए और 1-2 जज भी खत्म हो जाए तो शायद स्मॉग भी खत्म हो जाए, लेकिन क्योंकि अब वो इस मुल्क की हकीकत है, लोगों ने यहीं पे रहना है, तो कोई पॉलिसी बना ले जिससे फॉग। अच्छा आमिना, आप नहीं समझती कि जो फैक्टर्स मैंने बताए, ये वजूहात हैं, और जब ये बहुत ऑब्वियस है, साइंटिफिकली भी आप देख लें, ऑब्वियस है कि ये रीजंस है, इनकी वजह से ये मसाइल हमें दरपेश हैं, तो बेहतर नहीं है? अभी तो चले पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, कोई भी हुकूमत हो, हम अगर जनरल भी बात करें तो हुकूमतें जो है वो व्हीकल हेल्थ हो गई, फिर उसके अलावा फैक्ट्रीज क्या कर रही हैं, इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हाईकोर्ट की जो डायरेक्शन है उनको इंप्लीमेंट कर लें, अक्टूबर में भट्टे शट्टे बंद करें, दीगर जो रूट कॉजेज है उनको पकड़ें, उनको बाहर निकालें, उन प्रॉब्लम्स को फिक्स करें, बजाय इसके कि जब ये हो जाता है उसके बाद स्कूल्स को या हॉस्पिटल्स को बंद कर दिया जाए कुछ टाइम के लिए। हॉस्पिटल्स नहीं माजत के साथ, लेकिन दीगर इदारे। जी नम्रा, अच्छा, एक तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि साद साहब ने कहा कि जी हमें प्रोस्पेक्टिव पॉलिसी बनानी चाहिए और हमें रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। तो अगर आज स्मॉग है तो इसका मतलब है कि इससे पहले जो हुकूमतें गुजरी, जो क्योंकि इन्होंने कहा आज हम क्या करेंगे कि अगले साल स्मॉग ना हो, तो मुझे बताएं कि जो इससे पहले 4 साल हुकूमत पंजाब में पिछले साल भी आपकी हुकूमत थी, पिछले साल केयरटेकर गवर्नमेंट थी, दैट वाज नॉट आवर गवर्नमेंट, दैट वाज द केयरटेकर। मैडम, सिर्फ आपको लगता है कि केयरटेकर में और आप में फर्क है? वही मिनिस्टर्स आज हैं जो केयरटेकर के अंदर थे, वही तमाम चीजें हैं आपकी, वही चीफ सेक्रेटरी हैं आपके पास आज भी, वही चीफ सेक्रेटरी हैं, वही पंजाब।
Per चीफ se. सेक्रेटरी इज नॉट द गवर्नमेंट. से पॉलिटिकल गवर्नमेंट से आप उसको नहीं वो कर सकते ना. कस्टोडियन है आपकी पंजाब की गवर्नमेंट बट यू कांट आप उसको पॉलिटिकल गवर्नमेंट से इक्वेट नहीं कर सकते. ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे ये बताएं कि पहले बुजदार साहब थे यहाँ पे 4 साल, और मैं उस पर जा नहीं रही बिकॉज सबसे पहली बात तो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर कि जो पॉलिसी जो चीजें पंजाब गवर्नमेंट आज कर रही है और आज नहीं कर रही, मैं सबसे पहले इनको क्लैरिफाई कर दूं. इन्होंने कहा कि आपको आज ये सारा कुछ याद आया है, आज याद नहीं आया. अगर आज याद आया होता तो ये सारी बातें, मुझे प्लीज लेट मी क्लियर, अगर आज याद आया होता तो ये सारी बातें जब चीफ मिनिस्टर ने ओथ लिया था तो जो उनकी स्पीच थी उसके अंदर उनका हिस्सा ना होती है. सिर्फ स्पीच का हिस्सा नहीं थी. डे 1 से आई गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स. ग्रीन मास ट्रांजिट लाइन के ऊपर काम हो रहा है, इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर काम हो रहा है. ये सबसे बड़ा इशू है ना अभी. नो, दैट इज व्हाट आई एम कमिंग एट. ये इशू है, लेकिन ये इशू एक दिन में नहीं खत्म हो सकता. क्रॉप बर्निंग का इशू ले लेते हैं फॉर इंस्टेंस. क्रॉप का जो रेजिड्यू होता है उसको जब लोग बर्न करते थे, अब वो रेजिड्यू को काउंटर करने के लिए एक सुपर सीडर, एक नई तरह के ट्रैक्टर्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराए गए. पंजाब गवर्नमेंट ने इन द फर्स्ट राउंड 1000 सुपर सीडर्स, बिकॉज 55 लाख रुपए उसकी जो है प्राइस है. अब एक छोटा फार्मर वो नहीं खरीद सकता, तो पंजाब गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज करके वो सुपर सीडर्स 1000 लोगों को, फार्मर्स को उन्होंने प्रोवाइड किए. क्या आप समझते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो कोई जंतर मंतर पड़ेगी जैसे पीटीआई वाले पढ़ते होते थे और कोई 2-4 अंगूठियां लेगी इधर उधर से और फिर स्मॉग उड़ जाएगी? ऐसे तो नहीं हो सकता ना. स्मॉग इज अ रियलिटी ऑफ द डे. बट हैव यू सीन एनी अदर गवर्नमेंट मोर सीरियस on this issue? Have you seen, why have you not seen this policy making? आपने क्यों नहीं देखा कि इंडस्ट्री के ऊपर रेगुलेशन लगी हो? जी कंक्लूड कीजिएगा, हमने जल्दी से. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि यू नीड टू सी कि किस तरह की पॉलिसी मेकिंग हो रही है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना आपको ये समझना है, पहली दफा हो रहा है कि इंटर्नशिप, स्मॉग फ्री इंटर्नशिप प्रोग्राम्स शुरू हो रहे हैं. और क्यों शुरू हो रहे हैं? बिकॉज दे वांट टू एंगेज. तो आप समझती हैं कि पब्लिक इकदाम पंजाब हुकूमत के काफी हैं? और किस नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि काफी है. वी आर इट्स अ कांस्टेंट वर्क. ठीक है, काम चल रहा है. नॉट अ वन डे थिंग. चलें जी, आपका पॉइंट आ गया. नाज़रीन, यहाँ पे हमारी गुफ्तरा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक एवरीबॉडी. एक बार फिर से आपको खुशामदीद भी कहते हैं, मुबारकबाद फिर से पेश करते हैं कि पाकिस्तान इतने अरसे के बाद साथ जीत गया. डू यू हैव टू से एनीथिंग अबाउट इट? देखिए, मैं पाकिस्तान की क्रिकेट का उस तरह का फैन हूं जो बाकी पाकिस्तानियों की तरह, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में अभी हम यहाँ पे जब आ भी रहे थे तो यहाँ पे तमाम लोग जो काम करते हैं उन सब के साथ मेरी साइड क्रिकेट की एक बेट चल रही होती है. मैं पाकिस्तान क्रिकेट का एक इस तरह का फैन हूं जो जब पाकिस्तान की विकेट गिर जाती है तो तकिए में मुंह डाल के रोना शुरू कर देता है और एक भी चौका लगा दें तो लगता है कि अगला वर्ल्ड कप तो हम ही जीते. इमोशंस. नाउ इट एक्सप्लेन्स हिज लव फॉर इमरान खान साहब. Certainly for cricket at least. मैं एक ऐसे वक्त पे मैंने क्रिकेट को देखना शुरू किया जब पाकिस्तान एक इंटरनेशनल क्रिकेट पावर थी. वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, सईद अनवर, हमारे पास इस तरह के प्लेयर्स थे कि इंडिया और इस तरह की टीमों को तो हम उस वक्त समझते ही कुछ नहीं थे. फिर एक ऐसा वक्त आया जिसके अंदर हमारी पॉलिटिकल डिक्लाइन के साथ, इकोनॉमिक डिक्लाइन के साथ हमारी स्पोर्ट्स के अंदर भी डिक्लाइन नजर आई. और खास तौर पे 2009 श्रीलंकन टीम के इवेंट के बाद से अब तक तो ना पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट ज्यादा हो रही है और जब भी हम बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो हमारी परफॉर्मेंसेस के अंदर उस तरह की ग्रेट परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आती. 1-2 एक्सेप्शंस के अलावा 2021 का वर्ल्ड कप जिसमें हमने T20 वर्ल्ड कप जिसमें हमने इंडिया को 152 फॉर नो लॉस हराया था और सेमीफाइनल तक पहुंचे थे. ऑस्ट्रेलिया वो प्रीमियर टीम है 90s के बाद से, 1999 का वर्ल्ड कप जिसमें उसने पाकिस्तान को फाइनल में हराया था, 1999 के बाद से ऑस्ट्रेलिया वो प्रीमियर क्रिकेट टीम है जो हर वक्त एट द वेरी टॉप रही है, खास तौर पे व्हाइट बॉल में, T20s में और वनडेज में. ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट बॉल क्रिकेट हराना यानी कि वनडे हराना, वो भी ऑस्ट्रेलियन पिच पे, ये बहुत बड़ी बात है. लेकिन साथ ही साथ ये कहना चाहिए कि ये प्लेयर्स का कमाल है. ये इस तरह नहीं हुआ कि आपने उनको ऐसी फैसिलिटीज दे दी और ऐसी इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट दे दी जिस मैनेजमेंट का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं और बिल्कुल प्योरली प्रोफेशनल क्रिकेट मैनेजमेंट है जिन्होंने उनको ट्रेन किया. ऐसे नहीं हुआ.
पाकिस्तान की पीसीबी की मैनेजमेंट के अंदर सियासत ज्यादा नजर आती है, सियासी अपॉइंटीज हमने माजी के अंदर भी देखे, ख्वाह वो जरदारी साहब के वो साहब हों जो एक दिन ज़राई तरक्याती बैंक के हेड होते थे, अगले दिन पीसीबी के हेड होते थे। मैडम की हुकूमत के अंदर भी माजी में वो एक जर्नलिस्ट होते थे, एक दिन वो जर्नलिस्ट होते थे, अगले दिन क्रिकेट पीसीबी के हेड होते थे। सिर्फ मैडम की इजाजत से एक पीटीआई का ऐसा वक्त आया जिसमें एक प्योर क्रिकेटर रमीज राजा साहब पीसीबी के हेड थे। बहुत अच्छा हो कि क्रिकेट एक ऐसा पाकिस्तान का स्पोर्ट है जिसमें हम सबका दिल धड़कता है। बहुत अच्छा हो कि क्रिकेट को सियासत से जुदा करके, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से जुदा करके, पॉलिटिकल Transparency और अपॉइंटीज merit से जुदा करके प्रोफेशनल्स के हाथ में कर दें। इकबाल ने कहा कि नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म इसी शेर आएगी, के साथ हम हर हम मुल्क closing को it- वहीं जाके हराएंगे। इंशाल्लाह। चलें डीसी, खूबसूरत शेर के साथ इस प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे बात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।